ओके ये वाला कंटेंट ना मैं आपको 2-3 जगह से अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगी, तो इसीलिए bear with that, okay? So ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं. ऑर्गेनिक वर्ड has become a fashion term recently, है ना? एंड हम हर चीज बोलते हैं, हर बात में आजकल हम ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं. बी इट ऑर्गेनिक क्लोथ्स, इवन फॉर साड़ीज वी हैव ऑर्गेनिक साड़ीज. जितनी भी आपकी नेचुरली डिराइव्ड होती हैं, जैसे आपका जूट सिल्क हो गया, है ना, वो हो गया. इवन बातों में लोग बोलने लग गए हैं, आई एम इन्वॉल्व ओनली इन ऑर्गेनिक टॉक्स दीज डेज. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक टॉक्स? Ma'am, real, original. Yes, original. I mean, you're not faking, and you are, just saying whatever comes to your heart. So it's like you are not sugarcoating anything. So these days, this organic word has become organic products, organic colors, organic. अभी दिवाली थी तो you had organic candles, organic diyas, हर चीज में organic लगा दो and they are here, right? तो ऑर्गेनिक का जो मतलब होता है वो मतलब होता है नेचुरल. एंड ऑर्गेनिक वर्ड आई एम श्योर आप लोगों ने एज कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, पर कभी हमने आप लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया. समझाया होगा, बताया होगा कि एक फील्ड होती है केमिस्ट्री की. सो बेसिकली केमिस्ट्री की हमारे पास 4 फील्ड्स होती हैं. कैन समबडी टेल मी व्हाट आर द 4 फील्ड्स? 3 फील्ड्स एवरीवन विल टेल मी. आई वांट टू नो इफ यू नो द 4th field. And don't Physical Google it. chemistry, Physical, okay. chemistry, organic, inorganic. And 4th one, I said 3 तो सबको ही पता होंगे. 4th one, यार ये बड़ा पंगा है, मैं स्क्रीन में बार बार जा भी नहीं पा रही हूँ. हाँ, ओके, बताओ. Quantum. Environmental. No, environmental is analytical, biochemistry. yes. Analytical. Then, yes, analytical, yes. Analytical chemistry is the 4th category of chemistry, and analytical chemistry is everything which involves analysis. चाहे आप लैब में कीजिए, चाहे आप इंडस्ट्री में कीजिए. तो जैसा भी आपने बोला बायोकेमिस्ट्री. So biochemistry is a part of analytical chemistry because you will analyze the biomolecules, then only you will understand its chemistry, right? So जब आप बोलते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं because you analyzed on that. इसी में एक आता है मटीरियल केमिस्ट्री. जैसे आपके घरों में चेयर्स होंगी, प्लास्टिक की चेयर्स होंगी जो आपने शायद छत पे डाल रखी होंगी, आपके कमरों में ही होंगी, और अभी धूप वगैरह आती है तो हम वो चेयर उठा के छत पे ले जाते हैं. तो उसमें कुछ चेयर्स होंगी जो हल्की क्वालिटी की होती हैं, कुछ चेयर्स होती है जो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, कुछ चेयर्स होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. ऊपर से प्लास्टिक होता है, नीचे से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फ्रेम होता है वो आयरन या स्टील का होता है. So this is material chemistry where you are comparing the material of several substances. इस चीज से मैं आपको एक छोटा सा ना डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी जिसको हम बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग. बिकॉज ये चैप्टर ना थोड़ा इंटरेस्ट अगर हम आज की क्लास में बना लेंगे ना तो आपको ये चैप्टर आगे समझने में आसानी होगी. सो आई विल टेल यू अबाउट डिजाइन थिंकिंग. डिजाइन थिंकिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स ऑल द डिजाइनिंग दैट हैपेंस, राइट. हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, हम कंटेंट की बात करते हैं, उसके डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. यानी हम इस चैप्टर में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज अ जनरल अप्रोच देखेंगे कि क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, क्यों जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है कार्बन हैज टू बी देयर, व्हाई कार्बन इज सच अ वर्सेटाइल substance or it has that versatile character in it. हम हाइड्रोकार्बन्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं. So once we know this, then we will go to the next chapter which is hydrocarbons, and then we will study that why don't we have oxycarbons or maybe fluorocarbons, but why we have hydrocarbons. So अभी मैंने आपको हाइड्रोजन बताया था, and I told you hydrogen is very very we say गरीब है, but he is very interesting क्योंकि वो जब मन चाहे नेगेटिव बन सकता है, जब मन चाहे पॉजिटिव बन सकता है, और इसीलिए हाइड्रोकार्बन एक स्पेशल वैरायटी है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अच्छा, डिजाइन थिंकिंग पर हम आ रहे थे. डिजाइन थिंकिंग की अप्रोच ना बहुत टाइम पहले शुरू हुई जब फॉरेन यानी मे बी यूएसए, यूके में टूथब्रशेस बहुत डिमांड में थे. ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे इंडिया में टूथब्रशेस बहुत लेट आए. I'm not aware if your parents have ever done it, but उस जमाने में नीम के बहुत सारे पेड़ होते थे
और नीम Yes, के मैम, पेड़ दातून। तोड़कर उसका दातुन किया जाता था। और अभी भी हमारे स्कूल में 3 बड़े बड़े नीम के पेड़ हैं, आपको पता है वो 3, मैं तो उन्हें फैमिली ट्री बोलती हूँ। वो इतने बड़े ट्रीज हैं कि अगर आप उसके पीछे खड़े हो जाएं या बैठ जाएं तो कोई आपको ना देख पाएगा, ना आप उधर कोई देख पाएंगे। और ये चीज आई एम श्योर आपने चिल्ड्रंस डे पे ऑब्जर्व की होगी कि जो क्लास उस ट्री के आजू बाजू बैठती है उनको स्टेज का कुछ भी नहीं दिखता, राइट? Yes, ma'am. सो आई कॉल देम फैमिली ट्री बिकॉज वो यहाँ पे इतने सालों से हैं। और आए दिन गार्डनर भैया को उसको साफ सही करना पड़ता है। एंड ही यूजुअली डज इट ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। वो छटाई करते हैं उस पेड़ की, और हम टीचर्स जो है ना वो पत्ते उठा कर ले आते हैं। हम कहते हैं कि आप इसको क्यों खराब कर रहे हो ना, आप हमें दे दो, वेस्ट क्यों करना, इतना कूड़ा कचरा क्यों बनाना। तो वो पूछते हैं कि अगर किसी को चाहिए तो आप ले जाओ। तो मैं बहुत सारे नीम के पत्ते अपनी गाड़ी में भर के लाती हूँ, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में फिर हम विंटर बाहर समर अंदर करते हैं। तो मैं नेफ्थलीन बॉल्स की जगह पे नीम के पत्ते डाल देती हूँ, विच आर ऑल्सो एंटी माइक्रोबियल्स। एंड दातुन फिर हम यूज कर सकते हैं। सो दातुन यूज होता था। उसके बाद टूथ पाउडर आया, लाल दंत मंजन या कोलगेट पाउडर आया, और उस कोलगेट पाउडर को फिंगर में लेके ब्रश किया जाता था। वो किया है किसी ने या देखा है किसी ने? Yes, मैम, ma'am. देखा है। मैम अखरोट स्टेम। हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस रितिका, ओके ग्रेट। सो आई एम श्योर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा वो चीज देखी होगी। तो उसके बाद आए ये सारे टूथपेस्ट और ये सारे ब्रशेस, और आज की डेट में देयर आर दीज इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस ऑल्सो। बटन दबाओ एंड वो अपने आप ही सारा काम कर रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो उस जमाने में जब टूथब्रश नए नए आए तो इट वाज रियलाइज कि बच्चों को टूथब्रश पसंद नहीं आ रहा है, और बच्चे टूथब्रश करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो समझ नहीं आया कि बच्चों को इंटरेस्ट क्यों नहीं आया। देन उनके लिए बहुत सारे कलर्स आए, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स उसमें इंक्लूड हो गए। आई ऑल्सो रिमेम्बर मीका's फर्स्ट टूथब्रश वॉज अ कार शेप्ड टूथब्रश। सो उसको खोल दो तो वो ब्रश बन जाता था, बंद कर दो तो वो कार हो जाती थी। सो वो ब्रश इसीलिए करती थी बिकॉज इट वॉज लाइक अ कार। एंड आई हैड टू टेल हर कि देखो ये कार है, हम इससे खेलेंगे, और फिर वो ब्रश करने के लिए। तो बच्चों को ये सब टैंट्रम्स और पैम्परिंग्स चाहिए होती हैं। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड में भी ब्रशेस जो बहुत फनी कैरेक्टर्स थे? ओके ओके, सो यू पीपल आर पैम्पर्ड चिल्ड्रन। बाकी बच्चों को क्या मिल गए थे? दातुन मिल गए थे क्या? ओके, जयति क्या था आपका पहला ब्रश, किस शेप का था? Ma'am, some Barbie doll or something of that sort. ओके, भाई हमें तो नहीं मिला, बट आई हैव सीन माय ब्रदर गेटिंग दोज। उस समय पे वो पोकेमॉन बहुत चलता था, तो पोकेमॉन का ब्रश हम लाए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के। सिमरा आपने हाथ उठाया था, यू वर सेइंग समथिंग। Yes, ma'am. I had a Pikachu brush, ma'am. Pokemon one. हाँ, मैं वो याद कर रही थी क्योंकि वो पोकेमॉन का फैन था। और एक वो बेन 10, हमारे घर में उस समय पे कपड़ों से लेके खाने की चीज से लेके जो भी चीज में बेंटेन होता था वो हमारे घर में आता था। तो सिंस माय ब्रदर इज just 4-5 years older than you, तो I can relate your childhood because I have seen his। तो मेरा चाइल्डहुड तो थोड़ा और भी ज्यादा वो गरीब टाइप्स था, तो हमें तो भैया जो मिल जाता था हम वो कर लेते थे। टूथ पाउडर से भी ब्रश किया है, वैसे भी किया है, सो हर तरीके से। दातुन भी आई हैव यूज्ड, एंड that is how we lived our childhood। आप लोगों का चाइल्डहुड थोड़ा ज्यादा पैम्पर्ड था, और मिहिका वाला टाइम तो और भी ज्यादा पैम्पर्ड है। सो आई कैन रिलेट टू इट। सो इसमें जब बात आई तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम फिर समझ आई कि जो ब्रिसल्स थे ना वो बहुत टाइट थे, बहुत हार्ड थे, जिसकी वजह से बच्चे उसको यूज नहीं करना चाहते थे। तो वहां पर जब ब्रिसल्स को एनालाइज किया गया थ्रू एनालिटिकल केमिस्ट्री, वहां पर कुछ कंपोनेंट्स की कोटिंग उन ब्रिसल्स पे की गई विच वर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, and that coating enabled these bristles to be a little more soft। handle जो हाथ पकड़ने वाला हिस्सा था वो बहुत ज्यादा छोटा था, और ब्रिसल वाला हिस्सा बहुत ज्यादा बड़ा था। तो उस सिनेरियो में क्या हुआ, जब बच्चा ग्रिप ही नहीं कर पाएगा टूथब्रश को, तो ऑटोमेटिकली टूथब्रश को वो पकड़ना नहीं चाहेगा। बार बार उसके हाथ से गिर रहा है तो वो क्यों उसको उठाएगा, बार बार उसको वॉश करना पड़ेगा तो वो क्यों उसको उठाएगा। सो उन्होंने
उसका जो हैंडल था उसको थोड़ा सा लंबा किया। इसलिए अब जो आप ब्रशेस अगर एनालाइज करेंगे तो आपका जो ब्रिसल और ब्रिसल से नीचे वाला जो बॉडी पार्ट में कह सकती हूँ, अपर बॉडी पार्ट जो होता है वो छोटा होता है, और हैंडल साइज यानी लोअर बॉडी पार्ट जो ब्रश का होता है वो लॉन्गर होता है, और ब्रिसल्स सॉफ्ट होते हैं। एंड कुछ ब्रिसल्स में आपने देखा होगा ग्रीन कलर, रेड कलर की कलरिंग हो रखी होती है। सो वो दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक ब्रिसल्स जो उन्होंने बनाए उसकी वजह से था। तो इसको हम डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं, जो कौन करेगा? मटेरियल केमिस्ट करेगा। किसकी हेल्प से करेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प से करेगा। So as I always say that chemistry is everywhere. Now I am saying that organic chemistry is in most of the substances that you see right in your big body to majority of the products at present. At present, organic chemistry is empowering and strengthening this industrial culture and the things around us. Okay. Right. So now what exactly was the turning point? ये वाला तो मैंने आपको point बताया, एक application बताया, that वो चीज जो आप अभी यूज कर रहे हो उसमें कैसे रेवोल्यूशन आया, कैसे टूथब्रशेस जैसी चीज को उसके डिजाइनिंग को चेंज करते के साथ ही बच्चे टूथब्रश करने लगे, एंड किस तरीके से एक रेवोल्यूशन हम लाने की कोशिश किए। बट ये बात शुरू हुई है ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी से, वेयर वोलर वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज किया। अब यूरिया जो होता है वो होता है NH2CO NH2, अमोनियम साइनेट के थ्रू यूरिया बनता है, बट होता है NH2CO NH2 है। एंड सिंस जब यूरिया का एनालिसिस हुआ तो इट वाज फाउंड कि उसमें बहुत सारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड्स हैं, एंड दैट कंपाउंड वाज ऑर्गेनिकली प्रिपेयर्ड एंड कुड बी यूज्ड फॉर एनी ऑर्गेनिक पर्पस. So that production, that synthesis of a compound like urea was a major revolution for which Wohler was given due, consideration and acknowledgement, right? And that was the point when, scientists realized कि भैया केमिस्ट्री भी कुछ फील्ड है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी उसका फील्ड है। उससे पहले आप जितने भी रिसर्चेस हैं आप देखिए, ज्यादातर रिसर्चेस या तो फिजिसिस्ट ने किए हैं या मैथमेटिशियन ने किए हैं। हमारे केमिस्ट्री के ज्यादातर रिसर्चेस फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन ने किए हैं। इसका ये मतलब नहीं था कि लोगों को केमिस्ट्री नहीं आती थी या केमिस्ट्री वाले बेवकूफ थे, बट रीजन ये था कि हर चीज को सिर्फ मैथमेटिक्स पॉइंट से देखा जाता था, राइट? अभी अगर मैं मेरिलिन मैम को बुलाऊंगी और बोलूंगी आपका सब्जेक्ट खराब है तो कहेंगे आपका सब्जेक्ट खराब है। वो मेरे सब्जेक्ट को बोलेंगी, मैं उनके सब्जेक्ट को बोलूंगी, बट एक्चुअली खराब कुछ नहीं है। It's just that they are only talking about application, and we are talking about infrastructure. It's like आप लोग एक बड़ा सा बंगलो बना रहे हैं, and then you are like हम इसमें फंक्शन करेंगे, हम इसमें ये करेंगे, हम इसमें वो करेंगे, उसकी एप्लीकेशन है। पर उससे पहले बनाओ तो, उससे पहले बताओ तो कि आप बना क्या रहे हो, आप कितने बीम डालोगे, आप कितनी ब्रिक्स यूज करोगे, आप कितने रेशो का मोटार बनाओगे, आप किस तरीके का सीमेंट यूज करोगे। We are talking about this. So basically physics and chemistry का डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं और वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की एप्लीकेशंस देखते हैं। हम मोबाइल फोन की बिल्डिंग देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या है, क्या डाला है, क्या मटेरियल है, वो बोलेंगे मोबाइल फोन की बैटरी कितनी है, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, फोटो कितनी अच्छी खींचता है, पैसे कितने हैं। That is the physics person. So nobody is wrong, but it is just like we have been always एप्लीकेशन बेस्ड। एंड आई एम श्योर हम लोग क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने अपनी मम्मियों को भी सुना होगा, अगर वो आपके लिए कोई चीज खरीदती हैं, घर में कुछ लाती हैं और वो पर्पस रिजॉल्व हो जाता है तो उसके बाद कहती हैं अब इस चीज को ना मैं उस चीज के लिए यूज करूंगी। या लाइक उनका कोई दुपट्टा फट गया या साड़ी फट गई, आई एम श्योर उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके या तो उसका घर का झाड़ना पोछना बना दिया होगा, या किचन के कपड़े बना दिए होंगे, या उसको अगर वो बहुत ही आर्टिस्टिक माइंड की हैं तो मे बी पर्दे में कुछ उन्होंने, और स्टिचिंग आती होगी तो उन्होंने पर्दे में कुछ बना दिया होगा। आई एम श्योर एवरीबडी वुड अग्री टू दिस, राइट? या सिर्फ मेरी मम्मी ऐसा करती है? मैम जब हमारी बेडशीट छोटी थी थोड़ी तो मम्मा ने दुपट्टा सिल के उसे लंबा कर दिया।
हाँ, सो वी आर इन दिस अप्रोच ना कि हम लोग इस तरीके का काम करते हैं और हम एक ना एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं. लाइक अभी मैं भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जैसे मीका के लिए सारी चीजें बनाई, तो अब मैं क्या सोच रही हूँ कि यार अब मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने ये कासल बनाया है, अब ये कासल बनने के बाद मैं इसे फेंक तो नहीं दूंगी. तो वी आर नाउ ट्राइंग टू रेनोवेट आवर हाउस ऑल्सो. सो मैं कल ही हस्बैंड को बोल रही थी, सी इतने बड़ा ये जो हमने बनाया है, इसको कुछ करके हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो पीछे तो व्हाइट बोर्ड है ही, कुछ छेद वेद करके हम इसको लटका देंगे और इट विल लुक लाइक अ कासल इन हर रूम. तो मैं खुद भी उस चीज को कर रही हूँ कि जो भी चीज हम करते हैं हम उसका एक फ्यूचर अप्रोच देखने की कोशिश करते हैं. तो बस वही चीज यहाँ पर है. सो जब यूरिया बना तो यूरिया बन सकता है, तो बाकी चीजें क्यों नहीं बन सकती? दैट वाज द मेजर कंसर्न. नाउ there are several shapes of carbon compounds, and that is revolving around a word called hybridization. किस किस को याद है ये hybridization? पढ़ाया है मैंने, कुछ याद है? बस ये 3-4 हाथ ही उठ रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं बस. और मैंने बाकियों को पढ़ाया नहीं, इन 4 को ही अलग पढ़ाया बस. इतनी बेइज्जती करोगे यार तुम लोग मेरी, मतलब. अच्छा, सिमरा तो कहेगी मैम मैं तो उठाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो मुझे तो पता नहीं है. जैनब तुमको भी नहीं पढ़ाया होगा मैंने. जो मेरे को सामने सामने दिख रहे हैं उनका तो मैं बोल ही सकती हूँ ना. बाकी सबको नहीं पढ़ाया है. अच्छा, याद किस किस को है वो उठा दो. मतलब याद है ना यार, मुझे टेंशन हो रही है. याद है सबको हाइब्रिडाइजेशन? ओके, हमने रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा सा. हम लोगों ने ऑर्बिटल्स की बात करी थी, क्वांटम नंबर्स की बात करी थी, जिसमें हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल. जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं लाइक PCl5, BF3, CH4, हम इन ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर रहे हैं. जब हम इन ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाते हैं तो इन्हीं का ओवरलैपिंग नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन का ओवरलैपिंग होता है, यानी जो ऑर्बिटल्स हैं उनका ओवरलैपिंग होता है. तो कितने S और कितने P ओवरलैप हुए, कितने D कितने P ओवरलैप हुए, उससे हमें मिलती है हाइब्रिडाइजेशन. कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 6. 6 के हिसाब से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है 1s2, 2s2 एंड 2p2. सो इस हिसाब से हमारे पास सिर्फ ये दो हैं ऑर्बिटल पेयरिंग करने के लिए और या ओवरलैप करने के लिए बेसिकली. पर क्योंकि ये भी 2 का है, ये भी 2, शेल तो दोनों सेम है ना, तो लास्ट शेल में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ओवरलैप कराने के लिए. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में से मैं जब ओवरलैप कराऊंगी तो मेरे पास या तो sp3 बनेगा, या sp2 बनेगा, या sp बनेगा. यही 3 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन के लिए. आई रिपीट, वी आर नॉट नाउ डिस्कसिंग अबाउट अदर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट कार्बन. कार्बन के ऑक्सीडेशन कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2 होती है. लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसीलिए आप क्लास 9 में इसे 2,5 पढ़ के आए थे. So this is the reason, and the possible hybridizations are sp3, sp2 and sp. अब जो sp3 hybridization होता है, जो I am sure आपको याद होगा, CH4 में होता है. And this sp3 hybridization is when one single bond has been made with 4 other elements. That is why carbon is one with 4 single bonds. कह लो, या फिर ये कह लो that when a single bond is formed with 4 hydrogen atoms, तो वो sp3 hybridization आपको देता है. I hope this is pretty clear to everyone. कोई confusion है इसमें? No, ma'am. Okay. Then what is sp2? अब sp2 में क्या हुआ, हमें बैलेंसिंग भी करनी है और वैलेंसी भी बनानी है. सो sp2 तब होता है जब आपके पास कार्बन एक ही है पर वो डबल बॉन्ड के साथ है. एक ही कार्बन मतलब एक ही कार्बन है पर वो डबल बॉन्ड के साथ है. और ये भी आपको समझ आता है कि एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो भैया दूसरी जगह भी तो एक कार्बन होना चाहिए.
क्लास 10th में आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब पढ़ा था तो आपको ये चीज बताई गई होगी कि मीथीन और मिथाइन डजंट एग्जिस्ट, राइट? राइट? Yes. Why don't they exist? मैम बिकॉज अगर मीथेन को किसी के साथ कोई कंपाउंड बनाना होगा सो देयर कांट बी जस्ट वन कार्बन विद टू with a double bond. उससे उसके Very सारे nice. So that's, yes, that is absolutely correct कि जब हम एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो हम हवा में थोड़ी ना बनाएंगे. अब आप अपने दोनों हाथ ऐसे करके बोलेंगे भैया मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, तो somebody has to hold your hand, no, otherwise the bond is not done. So for a double bond and a triple bond you actually need another carbon, and that is why, क्योंकि हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता. सिंगल में तो क्या हो रहा था, एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन लगा दिया, बन गया बॉन्ड. नहीं चाहिए, ओके, कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड, कार्बन है, बन गया बॉन्ड. बट यहाँ पर वी कैन नॉट हैव समथिंग लाइक दिस. We cannot have this. So when we cannot have this, we have to have another carbon, and another carbon means at least 2 carbons, and that is why ethene and ethyne are the first members of alkene and alkyne family. So sp2 hybridized carbon तब होगा जब आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, और लास्ट इज sp hybridized carbon तब होगा जब आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा. Right? And if you remember, this was the same thing in terms of ethene. If you remember, in chapter 4, does anyone remember? There was this picture on right hand side page, big picture showing the hybridization of ethene, how the overlapping of orbitals happening. Does anyone remember? Yes, ma'am. Yeah, so this was the only thing. So shape of carbon compound जो हम बोलते हैं टेट्राहीड्रल, अगर हम बोल रहे हैं, या हम सिंगल बॉन्ड बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड बोल रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोल रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, that's because of the hybridization which is sp3, sp2 and sp. Now how do you represent these organic compounds? So there are two ways basically. या तो आप उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दो पूरा, या आप उसका elaborated formula दे दो. There are various ways of writing a formula. Like, for example, there is my cursor here. There is one way of writing this. This is methane. एक तरीका. There is another way of writing the compound as this, and please apply the hydrogens also. So I'm just applying 1 and 2. बिना इसके कभी भी अपने आंसर को नहीं देना. ये तो आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. यू कैन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेवरल वेज. अब ये तो मीथेन था, आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ ऐसा भी देखा होगा, CH3 CH2 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 CH3. So sometimes we write it as CH3, then we write CH2 अगर वो 5 times आ रहा है, सपोज वो 5 times आ रहा है, then I'm writing CH3. ऐसा नोटेशन देखा है? Yes, yes, ma'am. So हम यहाँ CH3 CH2 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 लिखने की बजाय we just write CH3 CH2 whole 5 CH3. So there can be various representation of the organic compound. So one is this ethane, this is benzene. So majorly what we try doing is, just a minute. Okay. So what we try doing is कि हम पूरा structure जो है डिटेल में लिख के देना चाहते हैं, और यही चीज आपको क्लास 10th में भी टीचर्स ने बोली होगी कि फैला फैला के लिखना, सारे बॉन्ड्स बना के दिखाना, कार्बन कार्बन के भी डबल है, ट्रिपल है, सिंगल है, वो सब दिखाना, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो करके दिखाना. So these are the complete structural formulas, and in the beginning it is good for you to make these complete structural formulas because आपको समझ आता है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी सपोर्ट हो रही है. So यहाँ कार्बन इज टेट्रावैलेंट, डन. यहाँ कार्बन इज टेट्रावैलेंट, करेक्ट. Here carbon is tetravalent, correct. This is tetravalent, tetravalent. So आप इसको अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं. So somewhere if you feel कि नहीं मुझसे एरर हुआ है, तो अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपको वो एरर प्रॉब्लम नहीं करेगा. On the other hand, you have another way of writing this formula,
as condensed formula. Condense क्या होता है? Word condense, what does that mean? You people are very concentrated at one. okay. Concentrated at one. Okay. Point. Diya, you were saying something. हाँ मतलब किसी चीज को छोटा करना है ना, रिड्यूस करना. Exactly. So you are basically compressing something, isn't it? Condensing means compressing something. और इसीलिए condensed milk जो होता है आपका, वो बार बार boil किया जाता है ताकि उसमें से सारा जो liquid content है वो almost evaporate हो जाए, and all the milk content, to be very honest, lactic acids come together, they condense with each other, and that is what we understand with the meaning of condensed milk. So अब condensed milk कैसे हो सकता है? So suppose you have a cyclobutane thing, तो आप उस cyclobutane को ऐसे सिर्फ स्क्वायर बना के दे दो, ठीक है? ये वाला यहाँ सिर्फ आपको बताने के लिए है कि इस चीज को हमने स्क्वायर फॉर्म में क्यों डिराइव किया है. इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप ये हाइड्रोजन्स नहीं लगाएंगे, ये हाइड्रोजन्स लगेंगे. This is just to tell you that this structure, which is cyclobutane, has this framework of a square, and which is this. So condensed formula जब हमें लिखना है तो these can be written as condensed formulas where we are not showing ये नहीं दिखाया है, इसकी जगह पे सीधा CH3 दिखा दिया है. अदरवाइज मुझे ऐसे दिखाना चाहिए था, यहाँ पर ये H ऐसे दिखाना चाहिए था पर नहीं दिखाया है, सिंपली CH बना दिया है. O बॉन्ड H दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया है. C बॉन्ड H, इधर H दिखाना चाहिए था पर नहीं दिखाया है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर्स बड़े हो जाते हैं तो हम उसे कंडेंस कर देते हैं, और कंडेंस में भी आपको ये देखना है कि योर कार्बन शुड बी टेट्रा वैलेंट. तो कैसे चेक करेंगे? सपोज इस कार्बन को आपको चेक करना है, यू आर डाउटफुल मैम ये कार्बन बैलेंस नहीं है. चेक कर लेते हैं. एक बॉन्ड आपको दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है, चौथा हाइड्रोजन इसके पास है. एक बॉन्ड दिख रहा है, दूसरा बॉन्ड दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन इसके पास हैं, 4 बैलेंस्ड है. सो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो वेरीफाई. दिस इज नोन एज कंडेंस्ड फॉर्मूला. नेक्स्ट वी हैव बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इस पर अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा. ये बॉन्ड लाइन जो होता है, ये पिक्चर्स ऑफ कोर्स डाउनलोडेड है तो बहुत क्लियरली नहीं आप लोगों को दिख रही होगी, बट मैं आपको कुछ, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, मैं आपको एक सिंपल सा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताती हूँ. जैसे ये है, ठीक है? अब इसको मैं चढ़ा देती हूँ ऊपर. बॉन्ड लाइन को प्लीज एवरीबडी ऑन द स्क्रीन, आई एम गोइंग नॉट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. वो आपके लिए स्ट्रक्चर्स हैं, दिखाने का पर्पस है कि हम बॉन्ड लाइन से कैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को भी कंडेंस कर सकते हैं. दिस इज ये वाले आपको दिख रहे होंगे, तो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ. एवरी पॉइंट हियर, प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी पॉइंट हियर represents a carbon. Every point here represents a carbon. हम यहाँ पर zigzag motion बनाने की कोशिश करते हैं जितना भी हम बना पा रहे हैं. And since we know that carbon is टेट्रावैलेंट, सो हमें हाइड्रोजन्स दिखाने की जरूरत नहीं है. सो बेसिकली मैं इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को अब आपके सामने स्ट्रक्चरली दिखा रही हूँ. सो दिस इज माय CH3, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी हैज टू बी फॉलोड. एक ही बॉन्ड है तो यानी 3 हाइड्रोजन. ये होगा आपका CH2, क्योंकि कार्बन के 2 बॉन्ड्स हैं. फिर ये वाला कार्बन है, इधर से एक बॉन्ड है इसके पास, इधर से एक बॉन्ड है, तो ये हो गया CH. नीचे एक कार्बन है तो ये हो गया CH2, और इसके यहाँ पर एक कार्बन है तो ये हो गया CH3. सिमिलरली ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका CH3. आर ऑल द हाइड्रोजन्स एंड कार्बन बैलेंस? टेट्रावैलेंट है सारे कार्बन्स. Yes, ma'am. So this is transformation of bond line. I have transformed bond line to the condensed. Please understand this is condensed. इसमें अगर आप सारे हाइड्रोजन अलग अलग दिखा देते तो वो हो जाता जनरल या हो जाता एक्सपैंडेड फॉर्म. अब आपकी बुक में इस चीज के लिए लिखा हुआ है कि जितने भी आपके टर्मिनल्स होंगे, जितने भी ये टर्मिनल्स होंगे, ये हमेशा CH3 होंगे. तो वो करेक्ट है.
जब तक उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा वो CH3 होंगे, क्योंकि टेट्रावैलेंसी फॉलो करनी है, एक बॉन्ड लगा हुआ है तो बाकी 3 होंगे। अब इसको आप बता सकते हैं ये पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज दिस पॉइंट? व्हाट इज दिस पॉइंट? This point, this point, this point. CH3. This point, CH3. this point, CH2. this point. CH. Yes. So you have to now. अब 2-3 की आवाज आ रही है मेरे पास. What is this point? CH2. So all those who are not answering, वो पीछे से आंसर अपना करते रहिए, और अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये आपका होगा CH3। हाँ जी Ma'am, in the third one, ma'am, the middle one and the above one. ये Ma'am, it should be CH, not CH2. ये वाला, Yes, ma'am. ये वाला ना? Yes, ma'am. Yes, it will be CH, correct? Ma'am, It's not someone wrong. said CH2. No, it's CH, yes, because it's 1, 2, 3. Yes, it's CH. This is also CH. This is CH2. This is CH3. This is CH2. This is CH2. This is CH3. अब मैं आपके लिए एक चैलेंज दे रही हूं। सपोज मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, सपोज। आप देखते हैं, देखिए ये क्या होगा, ये क्या होगा? आईज प्लीज स्क्रीन पे रखना ताकि आप मेरा सर्कलिंग देख सके। व्हाट इज दिस? CH3. व्हाट इज दिस? CH3. CH. Pointer is not visible. क्या? Pointer is not visible to me. Is this a problem with others also? No, ma'am, you are making those red circles, so ma'am, it is visible. Okay. What is this point? C. C. Very good, because it's 1, 2, 3, 4. What is this point? CH2. CH2. What is this point? CH2. CH. अब CH2 क्यों नहीं? अब CH2 क्यों नहीं? ध्यान से देखिए, because it is 1 and ये डबल है बेटा, so it's 1 and 2 bonds and 3 bonds. So उस कार्बन के पास 3 bonds हैं, तो उसको किसकी जरूरत है? उसको सिर्फ एक की जरूरत है, और वो होगा आपका CH. Did you get my point now? Yes, ma'am. Yes. What is this? What is this? C. Very good. Why? Because it's double, then 1 3 and then 1 4. So you cannot have CH here. So ये चीजें आपको करनी है। अभी मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन बुक की लेके जा रही हूँ, उसमें हम ये और करेंगे, बट आई एम श्योर आपको बॉन्ड लाइन समझ में आ गया है। समझ आ गया ना सबको? सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके, अब हम 3D रिप्रेजेंटेशन करेंगे। 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं अपना कैमरा ऑन कर लेती हूँ ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं। एंड आई विल टेक 4 पेन्स। I don't have same type pens. So basically ये मैंने आप लोगों को, if you remember, structure से दिखाया था, 3D structure से दिखाया था, वो अंदर है तो मैंने अभी निकाला नहीं है। तो these are 2 in planes, right? You can see that. Then one is there towards you and another is there towards me. Can you see my 3D representation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it visible? Yes, ma'am. Right? So this is my in the plane. So if I have to this is in plane. The red pen, these two are in plane. The red pen is towards you and the white pen is towards me. So basically अगर ये मेरा plane है, so the red pen is towards you, yeah, towards the observer. The black या white pen was inside the plane and the 2 bonds that you were seeing making 90 degree were on the plane. So उसी representation को यहाँ दिखाया है। ये जो 2 हाइड्रोजन्स आपको सॉलिड लाइन में दिख रहे हैं, ये आपके प्लेन वाले हैं, जो आपके प्लेन पे थे। दिस डैश जो हेज शेप्ड है, ये दिस इज टूवर्ड्स यू, जो आपको आगे की तरफ सामने दिख रहा था, दिस इज टूवर्ड्स यू, या वी कैन से टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। एंड ये जो आपका डैश वाला है, this is away from observer. You are not supposed to make this structure for everyone, for every structure I mean.
बट माय माउस जैसा भी चल रहा है, आप चला लीजिए काम. Okay, so it's away from observer and this solid one is towards the observer. So 3D जब हम बात करते हैं तो आपको समझ आता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा, है ना. So आपके पास एक प्लेन में है और उसके बाद एक आपकी तरफ आ रहा है, एक मेरी तरफ आ रहा है. मेरी तरफ मतलब ऑब्जर्वर से दूर. You are my observer. So it's coming towards the observer and away from the observer. तो जो away from the observer है उसको हम सिंपली ऐसे hedge शेप में बना देते हैं और जो वैसा होता है उसको हम इस शेप में बनाते हैं. सो दिस इज व्हाट वी नो एज द 3D रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अब मैं आपको ना पहले एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिखा देती हूँ ताकि हम उस चीज को कंफर्म कर सकें कि हाँ हमें समझ आ गया है. और अच्छा, बाय द वे यू पीपल हैव मेड योर ग्रुप्स. वो 12 और 14 वाला बनाने को बोला था. यस मैम. सबके बन गए? ओके, आप सारे जो ग्रुप्स आपने बना लिए ना, 4 ग्रुप्स बनाए होंगे आपने. उन 4 ग्रुप्स के आप 2-2 रिप्रेजेंटेटिव बना लीजिए. ठीक है, और वो 2-2 रिप्रेजेंटेटिव दोनों में से कोई भी एक, क्योंकि 12 ग्रुप 12 जने हैं, एक में 14 जने होंगे, तो एक स्टूडेंट को मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाना चाह रही हूँ. एटलीस्ट 2 ठीक है, और दोनों में से कोई भी एक आप ग्रुप में लिखेंगे. इफ यू वांट टू नेम योर ग्रुप विथ सम स्पेसिफिक नेम, तो आप वो अपना नेम लिख दीजिए कि ये हमारे ग्रुप का नेम है. और जो 2 आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके नाम एंड फिर ग्रुप मेंबर्स के नाम. ऐसे करके आप लोग के 4 मैसेजेस ग्रुप में आने चाहिए. शाम तक मुझे भेज दीजिए 4 ग्रुप के 4 मैसेजेस ही, बस फालतू का कोई मैसेज नहीं चाहिए मुझे उसमें, ताकि मैं उसे एज यू नो सेव करके रख लूं तो वो मेरे पास पड़ा रहेगा. ठीक है, एंड फिर उसके बाद मैं आपको अलॉट कर दूंगी टॉपिक ताकि आप काम शुरू करें. ओके, सो वी आर ऑन रीड मोड नाउ. कैटनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितनी भी मैंने आपको कहानी बताई, मटेरियल्स, पॉलीमर्स, मेडिसिन, ये सब मैंने आपको जनरल उसमें समझा दिया नॉर्मल सिनेरियो में. यूरिया, अमोनियम साइनेट वाली बात मैंने आप लोगों को समझा दी. टेट्रा वैलेंसी, वर्सेटाइल कैरेक्टर आप लोगों को बता दिया. हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 वाली बात मैंने आपको समझा दी. स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में ये आपको बता स्ट्रक्चर. उसके बाद आपको कंडेंस्ड वर्जन बता दिया. दिस इज माय कंडेंस्ड वर्जन, दिस इज माय कंडेंस्ड वर्जन. एंड इसी कंडेंस्ड को फिर हमने यहाँ पर बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट किया. एज आई सेड, आपकी बुक में लिखा है टर्मिनल्स रिप्रेजेंटिंग मिथाइल ग्रुप. सो टर्मिनल्स रिप्रेजेंटिंग मिथाइल ग्रुप. सो ये आपको पता है, ये कंटेंट आपको समझ आ गया है. सो दिस इज हाउ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स आर गिवन. अब आपके पास ये कुछ कंडेंस्ड वर्जन्स हैं. ये कंडेंस्ड है जिसका यहाँ पर बॉन्ड लाइन दे रखा है. ये कंडेंस्ड है जिसका बॉन्ड लाइन दे रखा है. ये कंडेंस्ड है. अब कंडेंस्ड में देखिए, क्योंकि जो Cl था वो Cl इज नॉट हाइड्रोजन. बॉन्ड लाइन में हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को अकम्पनी कर रहे हैं. उनके अलावा कोई भी होगा तो वो आप अलग से दिखाएंगे. तो आपने CH को तो इस पॉइंट से दिखा दिया, पर Cl के लिए आपको फिर एक अलग सा बॉन्ड बनाना पड़ेगा. ऐसे यहाँ देखिए OH को हमने स्पेसिफिकली दिखाया है. ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन. सो ये आपके कार्बन है. ऐसे ही आप ये देखिए, ये वाले स्ट्रक्चर में ये आपका कार्बन है, ये आपका OH, ये CN, ये CN. सो ये आपको अलग से दिखाने पड़ेंगे. तो इसी के रिस्पेक्ट में आपके पास कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आपको अलग अलग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देना है या बॉन्ड लाइन देना है. तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, अभी हम पहले सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सॉरी एग्जाम्पल क्वेश्चंस पे आएंगे. CH3, सो CH3 को मैंने यहाँ पे आपको खोल के दिखा दिया. सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको हुई होगी. ठीक है, फिर है आपका CH2, वेरी सिंपल CH2. CO, तो मैंने पहले तो CO ही लगाया, पर मेरा यहाँ एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड,
एक बॉन्ड मैंने ऑक्सीजन के साथ लगा दिया, मगर माय कार्बन इज नॉट टेट्रावैलेंट, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि मेरा कार्बन ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड है। सो वो ऑब्वियसली होता है, कार्बन इज ऑलवेज डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। पर कभी आपको किसी चीज का ना पता हो, किसी एलिमेंट का आपको ना पता हो कि वो डबली बॉन्डेड है, ट्रिपली बॉन्डेड है, तो आप दिमाग लगाइए कि इधर उधर दोनों तरफ अगर मेरे कार्बन के एक एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड मैंने ऑक्सीजन के साथ बना दिया तो ये तो टेट्रावैलेंट हुआ, तो इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए आप ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये आपका नेक्स्ट CH2 और ये आपका CH3, ये आपका हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इस पे आ जाइए, CH3 आपको दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपका CH है, फिर आपको डबल बॉन्ड दे रखा है CH है। अब इसमें यूजुअली कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम अगर मैंने ये H ऊपर लगा दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप इसे ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा ब्यूटीफुल शेप लग रही है, तो इसलिए उसने एक ऊपर लगा दिया एक नीचे लगा दिया, बस, और कोई रीजन नहीं है। फिर आपके पास है CH2 थ्राइस, थ्राइस है आपके पास, सो CH2 1, CH2 2, CH2 3, फिर लास्ट में आपके पास है CH3, तो ये हो गया आपका CH3। सो ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। सिमिलरली जब आपके पास ये अगेन ये कंप्लीट कंडेंस्ड फॉर्म दे रखा है, इसको आपको मोनलाइन फॉर्मूले में लिखना है। सो ये हमने इस तरीके से इसको वो कर दिया। सिमिलरली हियर अब ये आपका कार्बन 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 कार्बन, बस कार्बन 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 सारे लगा दो, फिर हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस कर लो। कार्बन, दिस इज 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 कार्बन, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज नॉट कार्बन, OH लगा हुआ है, दिस इज कार्बन। अब ये जो गैप बीच में दे रखा है वो कार्बन के लिए दे रखा है। अब कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर भी एक कार्बन लगाना पड़ेगा, तो ये दिमाग है जो आपको यूज करना है। ये देख लीजिए, ये रहा, ये वो चीज है जो यहाँ पर दे रखी है। सिमिलरली कार्बन 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 कार्बन, once the carbons are there, balance the hydrogens and you will get the structure like this. So 3D रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा दिया है। ये वाला मैंने आपको उस दिन डायग्राम अपना 3D स्ट्रक्चर के साथ दिखाया था, इफ यू रिमेम्बर, ये वाला सेम पिक्चर, डज एनीवन रिमेम्बर? ये वाला दिखाया था मैंने आपको, राइट? या ये वाला दिखाया था, ये मैंने अभी आपको समझा दिया, ये वाला मैंने अभी आपको समझा दिया। ये वाला थोड़ा सा फिटिंग क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन होता है, तो इसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ वे ऑफ शोइंग 4 हाइड्रोजन्स एज दिस एंड देन देयर इज दिस बॉल, तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन है। ओके, नाउ आई एम डायरेक्टली टेकिंग यू टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस व्हिच आई वांट यू टू पर्सनली ट्राई। वंस यू हैव ट्राइड फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है? सो बिकॉज नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा और एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत आता है। सो यहाँ आप हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ना एक गुरु मंत्र दे देती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ। अगर तो आपके पास CH3 है, कहीं भी आपको CH3 दिखे तो वो ऑटोमेटिकली sp3 होगा। अगर आपको CH2 दिखे तो वो ऑटोमेटिकली sp2 होगा, और कहीं आपको CH दिखे, इससे ना आपको टेंशन नहीं होगी, तो वो sp होगा, ठीक है? सो ये रूल होता है, इसको आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कैसे लर्न करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे करेंगे? इसके अलावा अगर आपको CN मिलता है, साइनाइड जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी sp होता है, और अगर आपको कार्बोनाइल मिलता है तो वो sp2 होता है। तो अब यहाँ पे आपके सारे वो है CH2, जल्दी से देख के बताएंगे क्या है CH2, खोल देती हूँ इसको, sp2, वेरी गुड, CO sp2, sp3 sp sp2, sp3 sp3 sp2, sp2 sp sp sp, तो इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। बॉन्ड लाइक बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तभी मैंने दिया, क्योंकि ये जरूरी होता है। और पता है कई बार हम टीचर्स ना आपको ऐसे बोलते हैं ऐसे निकालो, ऐसे करो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखो। अरे भैया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पूरी इतनी लंबी चौड़ी हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा बच्चा तो टाइम कितना वेस्ट होगा। तो नो नीड ऑफ डूइंग ऑल दैट थिंग,
जहां पर मैं आपको शॉर्टकट्स दे सकती हूँ वहां मैं डेफिनेटली आपको दूंगी, आपके बिना मांगे दूंगी। पहचान नहीं दे सकती वहां मैं आपसे बोलूंगी कि आप कीजिए, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसा होता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है CH3 CH3 और इस CH के नीचे आपका आएगा OH। ये ना एक्चुअली PDF में लिखना इज वेरी डिफिकल्ट, अरे सॉरी। ये होता है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल क्योंकि ये आइसो है, दोनों तरफ से आइसो है, और प्रोपाइल मतलब क्योंकि 3 कार्बन है, ठीक है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल बना लेंगे, बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बोलो, ब्यूटेनॉल क्या हुआ? यही हुआ, 4 कार्बन। यस मैम। अरे क्या हो गया है, मुंह क्यों नहीं खोल रहे हो? यस मैम। Others are all sleeping, हाँ? God. Yes. हाँ जी, क्या हुआ है? नहीं समझ आ रहा? ब्यूटेनॉल नहीं पता क्या होता है? क्या होता है ब्यूटेनॉल, जल्दी बताओ। Ma'am, butanol is 4 carbons or one of them is attached with the वेरी गुड। अल मतलब क्या है? अल मतलब क्या है? ma'am, al मतलब उसी का I'm forgetting the name, sorry. एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अल मतलब होता है एल्डिहाइड। Yes ma'am, aldehyde. एल्डिहाइड, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हम फिर बाद में कर लेंगे, मैं फंक्शनल ग्रुप का छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए फिर आप ये वाला छोड़ दो, 12.3 आप छोड़ दो। 12.4 कर सकते हो, कार्बन 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 लगा सकते हो, वो तो लगा सकते हो। Yes ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. IUPAC नहीं करना है, मैं मॉडिफाई कर रही हूँ इसको, ध्यान से सुनेंगे। एवरीवन विल पे अटेंशन, एवरीवन। फोर्थ क्वेश्चन यू विल नॉट नेम इट, आपको कुछ बॉन्ड लाइन दे रखे हैं, आपको सिर्फ इसका मुझे कंडेंस्ड और कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के देना है। कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब CH ये वो फलाना बॉन्ड वॉन्ड सब बना के, और कंडेंस्ड मतलब आपको मुझे कंडेंस करके, जैसे CH3 CH2 CH2 जैसे ये दे रखे हैं, दीज आर कंडेंस्ड, ये ऐसे देना है। इज दैट ओके? सो आपके पास ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉन्ड लाइन में दे रखे हैं, इनका आपको कंडेंस देना है और जनरल देना है, यानी कंप्लीट देना है। इसका आपको मुझे जनरल भी देना है और बॉन्ड लाइन देना है। कंडेंस ये ऑलरेडी है। डिड यू गेट द टास्क? Yes डिड यू ma'am. गेट द क्वेश्चन? Yes, यस। Yeah. तो ये सब आप लोग अपनी नोटबुक में करके रखेंगे। मैं जब आप लोगों से फ्राइडे मिलूंगी तो मैं ये पर्सनली चेक करूंगी। आप लोगों को अपनी वीडियोस ऑन करने होंगे और भेजना होगा, और वीडियोस ऑन नहीं होंगे तो आप मुझे फोटो क्लिक करके यहाँ पर अटैच करके देंगे। मैसेज चैट बॉक्स में अटैच का ऑप्शन होता है, आप वहां मुझे अटैच करके अपना फोटो भेजेंगे। अपना फोटो मतलब अपने काम का फोटो भेजेंगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू बी रेडी। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो बेटा, अगर आपको सीखनी है, समझनी है, और मैंने हमेशा आप लोगों के सीनियर्स को भी यही चीज बोली है कि अगर क्लास 11th की ऑर्गेनिक समझ ली तो आपको क्लास 12th की ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आएगी। और क्लास 12th में मेजर चंक ऑर्गेनिक का है, 24 to 25 मार्क्स की सिर्फ ऑर्गेनिक है। और एंट्रेंस में भी जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, उनको भी समझ आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक कितना इंपॉर्टेंट है। मेजरली अगर मुझे बोला जाए कि एंट्रेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड से स्टोइकोमेट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी सब चीजों पे एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी चीजों पे, क्योंकि मोलालिटी ये सब स्टोइकोमेट्री बेस्ड है। सो इन सब पे, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक के मेजर क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आते हैं। तो आप लोग प्लीज इस चीज के लिए बहुत इंटरैक्टिव रहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं करके सीखी तो आपको एक वो वॉइड रह जाएगा, और फिर वो वॉइड क्लास 12 तक भी रहेगा, क्योंकि हर बार मुझे यही बोलना होगा कि क्लास 11 में हमने ये किया था, अब हम क्लास 12 में, क्लास 11 में हमने ये किया था, अब हम क्लास 12 में। So you have to pay attention in class. Don't miss the class unnecessarily, though I will be recording it. In case
someday I miss recording, मुझे पहले ही क्लास स्टार्ट होते ही, जैसे आज दिया ने रिमाइंड करवाया, मुझे बता दो कि मैम आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रखी है या रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है, तो मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगी, ठीक है। सो जो भी आज काम दिया है, प्लीज गुड बेबीज की तरह आप ये सारा काम करेंगे, और फ्राइडे को फिर हम इससे ऊपर हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे। एंड नॉमेनक्लेचर हम शुरू नहीं करेंगे, आप ये काम करके रखिएगा। और फ्राइडे, बिकॉज यू हैव योर पीटी एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, नो नेक्स्ट वीक है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. 7th से So शुरू. in case you have any doubt regarding redox, hydrogen and thermodynamics, so I will take it up. ठीक मैम है? फ्राइडे को So, कौन कौन सी क्लासेस होंगी, मतलब साइकोलॉजी एग्जाम के बाद? अच्छा, आपका साइकोलॉजी एग्जाम फ्राइडे है? यस मैम। ओके, हाँ, तो फिर तो एग्जाम के बाद जो क्लासेस होंगी, एग्जाम आपका मॉर्निंग में 8 to 9? यस मैम, सुबह ही होता है। हाँ, तो 9 ऑनवर्ड्स तो आपकी फिर सारी क्लासेस होंगी, 9 ऑनवर्ड्स तो आपकी सारी क्लासेस होंगी। हाँ, तो ठीक है, फिर आप ये काम बस करके रखिएगा। जरा सा टाइम लगेगा, आई नो सम ऑफ यू हैव साइकोलॉजी एग्जाम, बट जरा सा टाइम 5-10 मिनट का लगेगा। अभी जो आपको 15-20 मिनट मिल रहे हैं उसी में ही चाय करके रख लो। और फ्राइडे वाली क्लास मेरी तो होगी आप लोगों के साथ, और उसमें हम डिस्कशन करेंगे अपने क्वेश्चंस का, सॉरी, हाँ, डाउट्स का, ठीक है? क्लियर विद एवरीवन? Okay, ma'am. Yes. ओके, सो आज आप मुझे 2 चीजें करेंगे। आप पहले तो मुझे शाम तक अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम लिख के भेजेंगे, ठीक है? और उसके बाद एक सिमरा बनाएगी। सिमरा, यू विल मेक अ मैसेज थ्रेड, those who are interested to join or attend the doubt class, ओके? और आप उसमें अपना नाम लिखेंगी, सिमरा नाम लिखेगी अपना, और ब्रैकेट में लिखेगी चैप्टर। फिर उसके बाद उसी थ्रेड में आप एड ऑन करते जाएंगे। सिमरा के बाद सपोज हादिया, सो चैप्टर दिस, फिर उसके बाद मेलिसा, सो चैप्टर दिस, एंड आप कीप ऑन add to that thread only. So basically your group will now have only 5 messages, 4 ग्रुप मेंबर्स के नाम, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम के साथ, और 5वां ये डाउट सेशन। ये 5 मैसेजेस मेरे पास शाम तक आ जाने चाहिए। क्लियर विद एवरीवन? यस एंड नो फालतू का एक्सटेंशन एट प्रेजेंट, ताकि हमारे पास वो सारी चीजें एक साथ रहें। फालतू का बीच में कुछ अभी मत घुसाना, और लेट दिस हैपन, और उसके बाद फिर वी विल कम कि अगर हमें कुछ और सजेशंस देने हैं तो, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Thank you, who is ma'am. it? Ma'am, Falak got disconnected towards the end of the class. So if you took attendance that time, so please check for Falak. No issues. Okay, Diksha.